हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। क्लास 11th की पूरी फिजिक्स करने के बाद हम लोग क्लास 12 फिजिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ ये अपने आप में पूरा सिलेबस कवर करता है, तो आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात की जाए ये सफिशियंट है। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है क्योंकि ये पूरा सिलेबस कवर करता है। इसी दिशा में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की क्लास 12 फिजिक्स का और पार्ट नंबर 4 जिसमें डायपोल की बात की जाएगी। तो डायपोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए और वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकल जाए तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। क्योंकि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, एम्स जाना है, तो आप जानते ही हैं कि बायो के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट का भी बैलेंस अप्रोच लेना पड़ेगा, फिजिक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज इशू हो जाएगा। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा, ये नीट के लिए, ना ये 12th वालों के लिए है ना ये जेई वालों के लिए है, ये केवल नीट के बच्चों के लिए। इसलिए इस तरीके से मैंने बनाया है कि आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा हो। और ये पार्ट नंबर 4 का हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल फील्ड, फोर्स ऑन डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। आपको सुविधा हो और आसानी से आप वीडियो देख पाएं तो मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। यहां पर देखिए ये जो लाइब्रेरी है कैसे आप पहुंचेंगे बताऊंगा। यहां पर देखिए टैब है नीट 11th फिजिक्स, नीट 12th फिजिक्स, और 11th फिजिक्स में एक ही जरा सारे वीडियोस हैं। ये देखिए चैप्टर के नाम है, उनके पार्ट्स हैं, और ये प्ले, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका वो वीडियो खुल जाएगा जो आप देखना चाहते हैं। इससे फायदा बहुत होगा, आपको एक ही जगह सारी चीज मिल जाएगी क्योंकि बहुत चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। आप फिजिक्स के लिए, नीट फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी नीट चैनल पर डिपेंड कर सकते हैं। और ये कहां से मिलेगी ऑल वीडियो लाइब्रेरी? तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप अरविंद एकेडमी नीट के होम पेज पे आ जाएं, यहां देखिए लिंक दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे 3 लिंक अभी खुल रहे हैं, ज्यादा में लगा दूंगा तो और खुलेंगे। पहले वाले को क्लिक कर देंगे तो आप उस लाइब्रेरी पे पहुंच जाएंगे। अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, साइड स्क्रॉलिंग या अप स्क्रॉलिंग, क्योंकि उसकी स्क्रीन तो इतनी बड़ी होती नहीं कि पूरी शीट दिख पाए। और एक तो तरीका हो गया होम पेज से, दूसरा तरीका क्या है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा दूंगा, जैसे आपको भटकना ना पड़े, क्लिक करके आप तुरंत आसानी से जो वीडियो चाहें देख सकें। उससे फायदा क्या होगा, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है और आपके लिए इजी एक्सेस है। साथ में आपको ये जानकारी रहेगी कि अरविंद सर ने आपके लिए क्या क्या सीरीज बना रहे हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये कहानी थी ऑल वीडियो लाइब्रेरी की। कुछ बच्चों को लगता है कि उनको नोट्स मिल जाएं इसकी, जो मैं पढ़ा रहा हूं पीडीएफ, तो और अच्छी बात है, तो नोट्स मिल जाएंगे। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ में ऑल वीडियो लाइब्रेरी में भी इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी वहां पेस्ट किया गया है। और कई बच्चों को डिफिकल्टी रहती है डिफरेंट सिचुएशंस में, तो अरविंद एकेडमी का ये ऐप है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, कई ऐसे मटेरियल आपके लिए मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आपके आसान कर देंगे, आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। इन मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए और डॉक्टर बनिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। चलिए आज की बात शुरू कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब स्मॉल डिस्टेंस से हम सेपरेट कर देते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये स्मॉल है। तो ऐसी सिस्टम को हम बोल देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल, और हमारे नेचर में ये पाए जाते हैं, इसलिए इसकी स्टडी करना जरूरी होती है। कहां पाए जाते हैं? जैसे कि आप HCl मॉलिक्यूल ले लें तो यहां पर आप देखेंगे HCl में H प्लस Cl माइनस, ये H वाले का जो पॉजिटिव चार्ज है और माइनस वाले का जो नेगेटिव चार्ज है, इक्वल अपोजिट है, इनके बीच में सेपरेशन है। ये एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जहां प्लस वालों का सेंटर और माइनस वालों का सेंटर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा, वहां इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनता है।
आप समझ गए ना, प्लस और माइनस एक के ऊपर एक आ गए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सेपरेशन हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। तो HCl एक मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। H2O की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल आपका बन जाएगा। प्लस वाले 2 हो गए, माइनस वाला 2 हो गया और प्लस वाले ये 1 हो गए। इन दोनों का जो सेंटर है पॉजिटिव चार्जेस का और निगेटिव चार्जेस का, वो भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स में आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा बिहेवियर ये शो करेंगे, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी होता है। तो आप इतनी बात यहां से समझ गए होंगे। अब अगली बात क्या आती है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल तो भाई बहुत सारे बन सकते हैं, HCl है, H2O हो, HF है और वगैरह वगैरह। हम एक दूसरे से डायपोल में फर्क कैसे करेंगे, कौन कितना इफेक्टिव है, कौन कितना ज्यादा बलशाली है, ये कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई है, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? एक डायपोल, जैसे मान लीजिए ये माइनस क्यू है बेटा और यहां पर प्लस क्यू लिख देता हूं, और इसके बीच का सेपरेशन कई किताबों में L लिखते हैं, यहां पर A लिया है तो मैं 2A ले लेता हूं सेपरेशन। तो इसका डायपोल मोमेंट को हम P से दिखाते हैं और Q इंटू 2A, ये साहब इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। लेकिन जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, कभी क्या ऐसे ही लिखते हैं 2QA करके। और डायरेक्शन क्या रहा, आप यहां देख पा रहे हैं जो P का डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ है। मैं इसको कई बार गाढ़ा कर दे रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ P लिख भी दूं, डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बहुत आसान सी बात है। तो ये रहा साहब वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ मामला, ये मैग्नीट्यूड है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होता है माइनस से प्लस की तरफ। बहुत अच्छी बात। और यही बातें शायद ये यहां पे लिखी जो आप समझ गए। ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए लिखा है सिस्टम हैज 2 चार्जेस, QA की वैल्यू दे रखी है और उतने के बराबर ही QB है, बस पोलैरिटी अलग है, एक प्लस एक माइनस है। तो डायपोल जैसी घटना घटेगी। फिर लिख रहा है ये लोकेटेड कहां है, वो पॉइंट्स फॉर्म में आपको दिया है XYZ एक्सेस। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएंगे स्पेस वाली XYZ वाली। और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो ये हम बना लेते हैं। देखिए ये हमने, अब देखिए यहां पर ना ये x और y 0 0 है, z पर प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। तो हम चालाकी ऐसी करते हैं कि भाई हमें साफ सुथरा हम बना पाए। तो हम इसको ले लेते हैं साहब x, इसको y, इसको z। अब आपके दिमाग में कई बच्चों को पता नहीं होता, वो सोचते हैं एक्स वाई किधर भी ले लो, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा जब भी कोऑर्डिनेट एक्सेस आप बनाते हैं 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो एक्स वाई जेड एक दूसरे के नॉर्मल होने चाहिए, 90 डिग्री पर हैं। दूसरा एक्स क्रॉस वाई जब करो तो जेड मिलना चाहिए। वेक्टर का राइट हैंड स्क्रू रूल होता है ना, जो पाम रूल से भी घुमाते हैं आप। एक्स क्रॉस वाई करो तो अंगूठा जेड में आए, तो यहां पर एस क्रॉस वाई कर रहे हैं जेड में। तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, वरना आप गड़बड़ कर देंगे, फिजिक्स नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो समझ गए आप। अब यहां पर देखिए ये जेड है, ये जेड माइनस। मैं यहां पर पॉइंट्स प्लॉट करना चाहूंगा। ए है 0 0 -5, ये है 0 0, ये माइनस डायरेक्शन में है, तो ये भाई साहब -15 है ना, सेंटीमीटर में है, ये इधर लिख देता हूं। और ये भाई साहब प्लस थे बी में, तो यहां कहीं बी पे आ जाओ। और ये है 0 0 +15 सेंटीमीटर। ये कहानी हो गई। और यहां पे चार्जेस तो भाई QA और QB जो कि निगेटिव में है रखा हुआ है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मैं -QB लिख देता हूँ, तो दिखाई अच्छा पड़ेगा। अब इसका हमें निकालना क्या है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट आप जानते ही हैं क्या होता है, P = 2QL, और डायरेक्शन अलग से बताएंगे। तो P = 2QA समझ लीजिए, यानी Q इंटू सेपरेशन। तो यहाँ Q की बात करते हैं, Q हो गया भाई चार्ज कितना है, ये है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये चार्ज हो गया है। और 2A का मतलब होता है बेटा सेपरेशन, डबल ना करना, 30 सेंटीमीटर है, 15 ये है,
15 ये, तो टोटल मिला के कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.30 आ जाएगा। उम्मीद है आसानी से समझ पाए हो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ये तो हो गया भाई साहब इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन तो भी बचा है, माइनस से प्लस होता है डायरेक्शन, आप जानते हैं। तो इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर या इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम बी टू ए चार्ज, क्योंकि बी पे नेगेटिव था, ए पर पॉजिटिव, तो इस तरह से आपने डायरेक्शन की भी बातचीत कर दी है। और सवाल हो गया, मैं हटता हूं। कई बच्चे इसको पॉज करके नोट करते हैं, करना भी चाहिए, करिए, फिर अगला एक और न्यूमेरिकल लेंगे इस पे। तो ये आप नोट कर पाए होंगे बेटा। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और वहां भी डायपोल मोमेंट निकालने की बात की जाएगी। ये आ गया आपका दूसरा सवाल। यहां लिखा है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, 2 फिगर है। फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। तो पहले वाले को मैं इधर यहां समझाता हूं, फिर तोड़ दूंगा। यहां देखिए डायपोल कैसे बन रहा है, 1 माइनस ये 2q। तो आप क्या करो, इस 2q को ना प्लस q और प्लस q लिख लो। 2q को एक प्लस q का जोड़ा या पेयर बना दो इस माइनस q के साथ, एक डायपोल बन गया। और इस प्लस q का जोड़ा या पेयर बना दो इस माइनस q के साथ। तो देयर आर 2 डायपोल्स, आपको दिख गए। और डायपोल मोमेंट भी दिख रहा है माइनस से प्लस q, यानी इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है। और यहां भी देखिए, मैं p वेक्टर छोड़ देता हूं, p लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये सेपरेशन d और सेपरेशन d दोनों का सेम है, और चार्जेस भी सेम आ गए, प्लस माइनस q। तो दोनों का pp अगर डायपोल मोमेंट ले लें तो ये डायरेक्शन है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। और दोनों वेक्टर, भाई p तो वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो p को जब आप जोड़ेंगे तो वेक्टोरली जोड़ेंगे। तो मैं इसको इधर ले आता हूं सॉल्व करने के लिए। एक वेक्टर है नीचे की तरफ p, दूसरा है ये देखिए इस तरफ, ये माइनस से प्लस की तरफ। ये देखिए बेटा बहुत आसान, p। अब इसको वेक्टर फॉर्मूले से जोड़ना है। दोनों कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर। आपको दिख रहे हैं ये 90 था, तो ये 90 डिग्री पर हैं। तो 90 डिग्री पर अगर होते हैं तो P रिजल्टेंट क्या आता है, मतलब इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट आप जानते हैं, अंडर रूट p² प्लस p², दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये हो जाएगा p√2। ये मैग्नीट्यूड आ गया। और p की वैल्यू कितनी है भाई, p तो हमारा माना हुआ सिंबल है, और p का मतलब होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, q इंटू सेपरेशन। तो p की जगह आप लिख दीजिए √2 QD। ये तो रहा आंसर पहले का, लेकिन अभी ये अधूरा आंसर है। आपने डायरेक्शन नहीं दिया है, आपने तो केवल मैग्नीट्यूड दिया है। अब आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए जो आपको मालूम होगी कि जब 2 वेक्टर्स लगते, इक्वल वेक्टर्स लगते हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से जाता है। बीचों बीच का मतलब एंगल बाइसेक्टर से जाता है। तो जैसे ये p वेक्टर और p वेक्टर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट किधर से जाएगा बेटा, इसके एंगल बाइसेक्टर बीचों बीच से। तो दिस एंगल विल बी 45 एंड दिस एंगल विल बी 45, ये p रिजल्टेंट है। ये हमेशा याद रखिए, तो बिना फॉर्मूला लगाए काम हो जाता है कहीं कहीं केस में, जैसे यहां पर। समझ गए आप? तो यहां लिख सकते हैं एंड थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा मतलब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों में सेम है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 45 भी लिख देते हैं। ये आप समझदार हैं इतने। ये कहानी सेट हो गई, आ गया। अच्छा, दूसरे की बातचीत करते हैं ना, इधर वाले की। अब यहां देखिए, मैं रेड कलर लेना चाहूंगा। ये देखिए 2q है, इसका भी जोड़ा बना लीजिए, प्लस और एक प्लस, 2q मिलके 2q हो गए। इसका इससे पेयर बन गया और इसका इससे पेयर बन गया, 2 डायपोल। इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, लेकिन इस बार ये 90 में नहीं है, DDD इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये है 60 डिग्री। देख पाए आप? अब इसको मैं पकड़ लेता हूं इधर साहब, ये 1 था, और इसको मैं यहां कह देता हूं 2। अब 2 के लिए यहां पर पॉइंट पे देखिए, तो एक ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इस डायपोल को मैं लिख देता हूं P। भाई दोनों होंगे सेम, क्योंकि
चार्जेस प्लस माइनस सेम है, डी सेम है, तो दोनों पीपी मान लीजिए इक्वल ही हैं, बढ़िया। अब ये दूसरा वाला किसी एंगल पर है, ये देखिए ऐसे एंगल बनाया। अब यहां पर इसकी चर्चा कीजिए, अगर मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, ये देखिए ये आगे डायपोल बढ़ाया, आगे डायपोल मोमेंट बढ़ाया, ये 60 तो ये भी 60, ठीक यही करने वाले हैं हम लोग। तो यहां पर आप जान गए होंगे कि ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री, दोनों पीपी हैं। इनका वेक्टोरली वेक्टर एडिशन जो आप जानते हैं कि इसका पी आर जो निकालोगे अंडर रूट वेक्टर वाला फॉर्मूला था ना, पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, दो वेक्टर का सम या रिजल्टेंट जब वो थीटा एंगल पर हो, तो ये रहा पी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर की जगह फिर से पी स्क्वायर, 2 पी क्यू एंड कॉस 60 डिग्री। ये देखिए यहां पर आ जाइए, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 60 का मतलब होता है आधा, 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, p√3। अब p तो हमारा वेरिएबल है, यहां पर p का मतलब है q इंटू डी, चार्ज इंटू सेपरेशन, तो इसको qd के फॉर्म में लिख दो। ये आपका मैग्नीट्यूड आ चुका है। अभी डायरेक्शन बचा है, डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्लू बताया है कि दो इक्वल वेक्टर कहीं लग रहे हो तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों के बीचों बीच से जाता है, यानी एंगल बाइसेक्टर से जाता है। तो यहां पर इसका जो रिजल्टेंट है पी आर, वो कहां से जाएगा, 30 डिग्री से। कुछ भी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं, एंड हियर थीटा इज 30 डिग्री। ये आपका डायरेक्शन हो गया, आंसर हो गया, बाकी आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से चीजें बड़े आसान से समझ सकते हैं। इसको आप नोट कर लिए बेटा, और आपको सही गाइडेंस देने के लिए मैं यही बोलूंगा, वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट्स बना लीजिए, तो अलग से नोट्स बनाने का समय नहीं निकालना पड़ेगा और आपको समझ में बहुत आएगा। सही बता रहा हूं आपको, बाकी तो आप बड़े बच्चे हैं, आप समझते हैं आपके लिए अच्छा बुरा क्या है। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे। एक कदम और बढ़ा लेते हैं आगे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल का। कई बार ऐसी चीज पूछी जाती है कि ऐसा कोई सिस्टम बताइए कि जिसका नेट चार्ज 0 हो लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। हम तो अभी तक यही पढ़े कि भाई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम होता है जिसका नेट चार्ज 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बन जावे, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस क्यू साहब है और ये प्लस क्यू है, एज ए होल इसका नेट चार्ज बेटा कितना है, 0। भाई नेट चार्ज 0 प्लस क्यू जितना है उतना ही माइनस क्यू, नेट चार्ज 0। लेकिन जब इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसका सेंटर ले लिया हमने, अभी हम देखेंगे, मान लीजिए एक्सियल पॉइंट पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। तो ये ऐसे सिस्टम का एग्जांपल है जिसका नेट चार्ज तो 0 होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये देगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम 3 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां देखेंगे जो हमारे कोर्स में भी हैं, एक एक्सियल पोजीशन पर, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और एट जनरल पोजीशन, यानी एट एनी पोजीशन, कहीं पर हो। उन तीनों के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बात यहां पर आप समझ गए होंगे, और ये कैसे निकालते हैं इसकी भी आपको अंदाजा कूलॉम्स लॉ लगाते हैं। तो पहली बात कर ली एक्सियल पोजीशन के लिए। तो एक्सियल पोजीशन क्या होता है ये यहां पर आप जानते हैं, मैं समझा भी देता हूं अगली स्लाइड में जहां इसका रिजल्ट लिखा हुआ है। देखिए कोई यहां जगह ज्यादा है इसलिए ये देखिए माइनस क्यू लिया मैंने और ये प्लस क्यू लिया, तो इसकी ये सेंटर है, इसका सेंटर का मतलब ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है, 2a टोटल डिस्टेंस। इस सेंटर से इसकी एक्सेस पर अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, यहां से डिस्टेंस कितनी पकड़ ली है, r। अगर हम कोई पॉइंट p ले रहे हैं इसकी एक्सेस पर, वो एक्सेस इधर भी हो सकती है बेटा, इधर भी हो सकती है, मतलब ये पॉइंट आप p डैश कह दीजिए, इधर या इधर, इधर भी r डिस्टेंस कह सकते हैं आप। तो इसको बोलते हैं ये एक्सियल पोजीशन है इलेक्ट्रिक डायपोल की, क्योंकि एक्सेस पे पड़ रही है। यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाता है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो लिख देता हूं एक बार। E इज इक्वल टू देखिए 2rp अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है
कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, अब अगर हमारा ये डायपोल छोटा है, डायपोल तो साहब छोटा ही होता है, लेकिन ये आर ए से काफी बड़ा है, तो आप यहां लिख सकते हैं इफ आर इज क्वाइट ग्रेटर देन एन, या कभी कभी लिख देते हैं किताबों में फॉर स्मॉल डायपोल। तो स्मॉल डायपोल का मतलब ही यही है कि नॉर्मली इन जनरल आर हमारा ए से बड़ा होता है काफी। उस स्थिति में यहां हम ए को इग्नोर कर देते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाता है 2p/4πε0 r³। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें एक कमी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही दे रहा है, डायरेक्शन आपको नहीं दे रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। और चीज़ों को ना बड़े प्यार से हैंडल करो अगर आप, और समझ जाओ वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका आधा दुख दो यही खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दूं तो ये वैल्यू हो जाती है 2p/4πε0 r³। यहां पर वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है या स्केलर फॉर्म कह सकते हैं, और ये आपका वेक्टर फॉर्म है। इस वेक्टर फॉर्म से हमको ये जानकारी मिलती है कि डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज पी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। कहने का मतलब क्या है ये भी समझो। यहां पर इस डायपोल का जो डायपोल का डायरेक्शन था वो माइनस से प्लस इस डायरेक्शन में था, -4 से +4। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसका डायरेक्शन इसी तरफ होगा, यानी इस डायरेक्शन में ईपी होगा, दोनों डायरेक्शन सेम है। यहां पर निकालोगे तो इसी डायरेक्शन में ये ई_P' होगा। तो इसका डायरेक्शन एक्सियल पे इन दोनों का डायरेक्शन सब बराबर है। बराबर का मतलब सेम डायरेक्शन में है। बात पकड़ में आ रही है ना, ये जानना बहुत जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्सियल पोजीशन पर शॉर्ट डायपोल के लिए हमारा जो वैल्यू आता है वो E = 2p/4πε0 r³ आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है। ये आप समझ गए। इसी तरह बात करेंगे अब हम लोग किसकी, इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो ये बात, इस फॉर्मूले को याद रखिए और जगह जगह इस्तेमाल करेंगे। अब ये बात करेंगे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की। अब इक्वेटोरियल पॉइंट में इसकी नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, वहां समझा देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है। ये माइनस क्यों लिया, ये प्लस क्यों लिया। इसका जो मिड पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये ए है, ये ए है। किसी पॉइंट को अगर हम पकड़ लें तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इधर या इधर, अपनी इच्छा अनुसार। ये डिस्टेंस जो ले रहे हैं दिस इज आर, और ये डिस्टेंस ए वगैरह आपको पता ही है। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये वैल्यू आपको निकल के आती है। देखिए ये यहां पर लिखना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड है -p/4πε0 r² + a²3/2। अब लिखते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या होता है कि आर हमारा ए से काफी बड़ा है, तो ए को भगा दो, इग्नोर कर दो आर के सामने। तो ये वैल्यू बन जाएगी E = p/4πε0 r³। ये देखिए लिखा है मैग्नीट्यूड। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखनी होती है, इसको जब आप निकालते हैं, डेराइव करते हैं, जो भी भाषा यूज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट आता है। तो वेक्टोरली जब लिखते हो तो -p, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा आपने, ये देखिए ये वेक्टर फॉर्म में है। और ध्यान क्या रखना है, डायरेक्शन ऑफ E and P are in opposite direction। बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है अभी आपको और समझाता हूं। जैसे आप यहां चले गए
तो यहां पर देखिए P का डायरेक्शन क्या था, माइनस से प्लस, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी उल्टी डायरेक्शन में ऐसे आएगा, इसका उल्टा, यहां जाएंगे तो इसका उल्टा ऐसे। बात समझ में आ रही है कि ये जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, उससे उल्टी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस साइन ये बताता है आपको। और साथ में अगर आप देखें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है वो एक्सियल पोजीशन की आधी है। एक्सियल में 2p आया था और यहां पर केवल p आया हुआ है। तो दो ऑब्जर्वेशंस आपको मिल गए, कम से कम बाकी ऑब्जर्वेशन तो और भी हैं, कि एक तो इक्वेटोरियल वाले पे जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सियल वाले का आधा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इतनी बात आपने पकड़ ली, तो ये बात आप पकड़ के रखें जो मैंने इधर दिखाई है और इसको समझ बूझ के रखें। कुछ बातें और आपके सामने ले आते हैं इंटरेस्टिंग। देखिए ये पहला पॉइंट क्या लिखा है कि डायपोल का जो, ये बड़ा पूछा जाता है आपसे कि जो डायपोल होता है, मैं ऐसे लिख दूं ज़्यादा अच्छा लगेगा, ई डायपोल ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r³। कि आप देखिए फॉर्मूला देखिए, जनरल वाला भी निकालेंगे, ये देखिए r³ नीचे आ रहा है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। जबकि पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला लिखते थे E पॉइंट चार्ज, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, याद है ना, 1/r²। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे अलग तरह का बिहेवियर रखता है। समझ गए आप? डायपोल का 1/r³ के प्रोपोर्शनल है और पॉइंट चार्ज से 1/r² के प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात क्या होती है, बात करते हैं पॉइंट डायपोल की या आइडियल डायपोल का। ये देखिए ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, पॉइंट डायपोल या फिर आइडियल डायपोल, ये किसे कहते हैं? देखिए कहते उसे हैं कि अगर हमारे ये जो बीच का सेपरेशन है 2a लिया था, अगर 2a हमारा टेंडिंग टू 0 हो जाए, यानी बहुत कम हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, 2a क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ये बहुत छोटा होता चला जाए और q की वैल्यू बड़ी होती चली जाए इन्फिनिटी, तो क्या होगा, काफी छोटा होने पर भी, लगभग इनके बीच का सेपरेशन लगभग 0 जैसी स्थिति में भी है, तो भी Q की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो जो डायपोल मोमेंट की क्वांटिटी होती है Q इंटू 2a, ये फाइनाइट आ जाएगी। मतलब 2a छोटा है, Q बहुत बड़ा है, 2a बहुत छोटा है, Q बहुत बड़ा है, तो फाइनाइट आ जाएगी। तो ऐसे डायपोल्स को जिनके बीच का सेपरेशन लगभग 0 होता है, बहुत कम, और चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ऐसे डायपोल्स को हम पॉइंट डायपोल या आइडियल डायपोल बोलते हैं। क्या ये वाकई होते हैं? जी हाँ, होते हैं। जो एटम्स के अंदर डायपोल की प्रॉपर्टी आती है उसमें हम ऐसा कंसिडरेशन कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है, कहीं किसी से बन रहा है, तो बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस है, लेकिन चार्ज उसका डायपोल मोमेंट फाइनाइट है, तो वहां पर ये आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल की चर्चा की जाती है। तो आप ये पकड़ के रखें कि भाई डायपोल आइडियल या पॉइंट डायपोल नाम की चीज होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने आनी चाहिए। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं कि भाई अभी तो एक्सियल की बात की गई एक्सेस पर, इक्वेटोरियल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, लेकिन अब कहते हैं कहीं पर भी पॉइंट हो, एक डायपोल है उसके कहीं पर कोई पॉइंट हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। और मैं इसके लिए आपको अगली स्लाइड में जगह लेते हुए बनाता हूं। मुद्दा क्या है कि मान लीजिए ये -q है और ये +q है। अब किसी भी पॉइंट, कहीं पर भी, व्हाइट कलर लूंगा, किसी भी, मान लीजिए यहां पर आप चले गए, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को यूनिक पोजीशन देने के लिए हम दो चीजों का सहारा लेते हैं। एक तो सेंटर ले लिया डायपोल का, इससे कितनी दूरी है r, और इस एक्सेस से कितने ज्यादा एंगल पर है, यानी वेरिएबल्स क्या हो गए, r थीटा। इस r थीटा के भरोसे इस पॉइंट को P को हम यूनिक पोजीशन दे देते हैं। यूनिक पोजीशन का मतलब है कि हम पहचान सकते हैं कि P कहां है और खसका देंगे तो दूसरा P कहां है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हमारे घर का एड्रेस यूनिक होता है, जिस पते पर आप रहते हैं उस पते पर आप ही रहेंगे, कोई और नहीं मिलेगा वहां पर।
आपके पड़ोसी का पते का मकान नंबर एक ज़्यादा या एक कम होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो इस तरह से आर थीटा पकड़ते हैं और ये क्या हो गया, एनी जर्नल पॉइंट, एनी पोजीशन। अब यहां पर देखिए हम लोग कलाकारी क्या करते हैं, बुद्धिमानी क्या करते हैं, कलर में थोड़ा सा बदलने के चक्कर में हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका डायरेक्शन देखिए ऐसे होता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो यहां पर उस वेक्टर को अगर आप सोचें, ये पी वेक्टर है, इस पी वेक्टर डायपोल मोमेंट वेक्टर, इस वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं। यानी इस वेक्टर का एक कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में लिया, जिसे आप इसे पी रेडियल कह सकते हैं, और एक आप इधर ले लीजिए जिसे आप इसी का थीटा कह दीजिए जो 90 डिग्री पर है। ये एंगल कितना है, 90। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अब हम लोग चतुराई ये करते हैं कि ये दो डायपोल हमने अब मान लिए, एक डायपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, ये एक्सियल वाला है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाबा जी इधर ही बनेगा ई आर। आप जानते थे एक्सियल वाले के डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। बहुत सुंदर बात। दूसरा ये देखिए, ये जो डायपोल साहब है, इसको अगर पीछे बढ़ा दो तो ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है इसका। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जिस डायरेक्शन में पी होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ये दिस इज पी थीटा। तो पी थीटा ना लिखो, ई थीटा। ये दो डायपोल जो कंपाउंड लिए उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब कितना आसान है तिकड़म। अब यहां पर आंसर के लिए आप कोई ई रिजल्टेंट मान लीजिए और ई आर से ये एंगल अल्फा ले लीजिए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों भाषा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए होगा। तो ई कितना हो जाता है जब आप निकालते हैं इसका वेक्टर करके, तो ई की वैल्यू आती है, याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन लिखा है पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड, जहां पर आपको आर और थीटा पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल भी पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर एक्सियल निकालेंगे तो थीटा कितना कर दोगे, 0, तो ये निपट जाएगा वैल्यू, और वही चीज आ जाएगी जो मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आप कर सकते हैं। और इक्वेटोरियल की बात करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये आपका यहां पर इस समय कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। एक्सियल में आ जाएगी 0, तो ये 3 + 1 2 आ जाएगा, 2p/r³। करने क्या, फॉर एक्सियल, ये पर्टिकुलर स्पेशल केस ले लो, तो फॉर एक्सियल हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री लिख दिया आपने, और कॉस 0 होता है 1, या थीटा 180 डिग्री एक्सियल के लिए। दोनों ही कंडीशन में कॉस थीटा 0 आ जाएगा 1, या कॉस 180 डिग्री आ जाएगा -1, होना तो स्क्वायर ही है। तो अब ई एक्सियल क्या मिल जाएगा यहां से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये आ गया देखिए 1, तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2, और ये फॉर्मूला हो गया एक्सियल वाला। इसी से अब यहां से दूसरी बात करिए, फॉर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में थीटा कितना कर सकते हैं, 90 डिग्री या थीटा 270 डिग्री। दोनों ही केस में cos 90 कर दो या 270, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये खत्म हो गया यहां। तो ई कितना आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो गया, √1 का 1 आता है, p/r³। कम से कम ये मैग्नीट्यूड आप इससे भी निकाल सकते हैं। अब जनरल पोजीशन पर अभी एक चीज रह गई है कि डायरेक्शन ई का क्या होगा। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन के लिए ये देखिए यहां लिखा है, मैं इसी को लिखे रहने देता हूं। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई थीटा अपॉन ई आर। ई y/x होता है, तो ई थीटा अपॉन ई आर इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इसको पकड़ के रखिए, 1/2 tan थीटा। ये आपका आ गया किसी भी जनरल पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो ये इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, इस पे ले लेते हैं न्यूमेरिकल। तो बहुत आसान है ये सब, बशर्ते थोड़ा प्यार से आप हैंडल
करें इसको, ठीक है। अगली बात, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल मोमेंट दिस वन एट ए पॉइंट डिस्टेंस 1 मीटर from the center of dipole when line joining the point to the center of dipole makes angle 60 degree। ये कुल मिला के कहानी वही है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर है और r की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1 मीटर और ये एंगल दे रखा है 60। इस पॉइंट P पर हमें EP को पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। हम समझ गए, पूरा फोटो मैंने बना दिया, आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने क्या देखा था फॉर्मूले से, P/4πε0 r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दीजिए, P दे रखा है 2 × 10⁻⁸ और 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ 1 का क्यूब, ये रहा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो cos 60। तो यहां पर आप वैल्यू लिख सकते हैं, cos 60 का मैं लिख देता हूं, जो कि हाफ होती है स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 238.1 न्यूटन पर कूलम। ये आपका यहां पर आंसर आ गया है। ये क्या है, पूछा क्या था, देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पूछा है, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे। आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू, ये था ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, तो हाफ लिख दीजिए। tan थीटा का मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री शायद हम लोग को वैल्यू पता है, मतलब √3/2, ये हो गई। तो अल्फा आप क्या लिखेंगे यहां पर, tan इनवर्स √3/2, और ये किस दिशा में होगा, तो इससे होगा, ये एंगल लिख सकते हैं फ्रॉम OP। इस तरह से कहानी बन गई, इसको नोट कर सकते हैं। आगे बातचीत करेंगे फोर्स ऑन डायपोल की, तो आप इसको नोट कर पाए होंगे। अब देखिए अगली चर्चा हम लोग जारी रखते हैं, और यहां चर्चा ये होती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैं फोटो बना देना चाहूंगा यहां। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी डायपोल को रखते हो, +Q -Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है पैरेलल लाइंस हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं। तो आप जानते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स लगेगा F = QE, और माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में फोर्स लगता है F = QE, और प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन डायपोल इज 0, क्योंकि जितना इधर लग रहा है उतना ही उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। लेकिन किस केस की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है। दोनों भाई कहीं पर अगर ये इस तरीके से जाएं, लाइन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब एक ही लाइन में, तो क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता और नेट टॉर्क भी 0 होता है। लेकिन यहां पर जो एक्शन है वो F और F के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस वजह से इस पे नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन एक कपल बन जाता है जिसे आप नॉर्मली टॉर्क बोल देते हैं। टॉर्क विल नॉट बी 0, टॉर्क विल बी देयर। तो टॉर्क का काम क्या होता है, किसी बॉडी को रोटेट कर देना। तो ये रोटेट करने का प्रयास करता है इसको, और टॉर्क की जो वैल्यू होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो P×E से यहां हम पकड़ते हैं। और इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो टाउ =
पी ई साइन थीटा। तो इस बात को, ये कहानी किधर की है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ना हो, अधिकतर केस में नहीं होगा, और कुछ कहानी अलग ही चली जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स विल बी जीरो, बट देयर इज ए टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या है? पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड। और बात करें टॉर्क की तो पी क्रॉस ई। बात समझ गए होंगे आप। तो ये बात मैंने यहां पर बताई, यही सब बात लिखी है। देखिए, वाइल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, नेट फोर्स की बातचीत ये कर रहे हैं। और यहां पर देखिए, ये बातें मैंने समझाई थी जो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं। टॉर्क की बात भी मैंने आपको समझा दी, और क्यों टॉर्क लग रहा है? क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग था। ये एक जो फॉर्मूला टाइप बना था अपना पी ई साइन थीटा, इसका एक यहां पर थीटा और टॉर्क में एक रिलेशनशिप, एक ग्राफ खींच दिया है। तो थीटा देखिए इधर जा रहा है और टॉर्क इधर और इधर दिखाया जा रहा है, प्लस वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस में। तो टॉर्क मैक्सिमम कब हो जाएगा? पी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है। मिनिमम आपका यहां की बात करें तो 270 पर मिनिमम हो गया है। वैसे तो ये डायरेक्शन है, तो मैक्सिमम तो केवल आप प्लस पी मान लीजिए और मिनिमम को 0 कह दीजिए, क्योंकि ये डायरेक्शनल की वजह से माइनस गया है, मैग्नीट्यूड मिनिमम नहीं है। समझ पाए? तो ये की चीज है, मैक्सिमम पी है, और यहां मिनिमम लिखने की बात आए तो मिनिमम आप 0 कह सकते हैं। ये मत सोचना कि सर टॉर्क ये माइनस आया था तो माइनस मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए प्लस माइनस जा रहा है, उस वजह से। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। माइनस पी करोगे तो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगली बातचीत हम लोग करते हैं बेटा, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको परफॉर्म करते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। An electric dipole with dipole moment this one, P लिख लीजिए, Coulomb meter, is aligned at 30 degree with the direction of a non-uniform electric field. 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल आपका इस तरीके से रखा है। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और एंगल बना रहा था 30 डिग्री। पूछ रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसे लिखते हो पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू डाल दो 4 × 10⁻⁻⁹, ई है 5 × 10⁴ और साइन 30 डिग्री। कुछ करना थोड़ी है इसमें। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो 5 चौक 20 आ गया, इंटू 10⁻⁻5, और साइन 30 होता है आधा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 10 बचा, 10⁻⁻4 बचा न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ सेकंड्स में ये सब सवाल निकल जाते हैं। तो आपने यहाँ पे टॉर्क को भी कैलकुलेट कर दिया। हटता हूँ, अगली बात करेंगे कि किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो कितना वर्क डन हमको करना पड़ता है और कितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करता है या इलेक्ट्रिक फोर्सेस करते हैं। तो चलिए बात को समझते हैं। जैसा है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, इन्हें ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातचीत हम यहां कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल घुमा रहे हैं, तो कितना वर्क डन हम कर रहे हैं और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, उसकी बात समझाने के लिए मैं आपको यहां लाता हूं। और ये समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और आपने किसी भी डायपोल को θ1 से लेकर θ2 तक घुमा दिया है। ये θ1 था छोटा वाला, ये बड़ा वाला आपका θ2 है। ये θ1 का मतलब इनिशियल, θ2 का मतलब फाइनल। तो हम जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है,
आप यहाँ पर, मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, इसका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्ट हमारे लिए वो माने रखता है, उसकी वैल्यू आती है, देखिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये एक्सटर्नल फोर्स लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब हम उसको घुमा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी हम हो सकते हैं, या कोई जबरदस्ती उसको ऐंठ रहा है, घुमा रहा है। तो यहां पर देखिए θ1 पहले θ2 बाद में है, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, या जिसे आप कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स का रिश्ता होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस F एक्सटर्नल फोर्स। जितना हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो उसकी विपरीत दिशा में काम करेगा, इतनी सी बात है। तो ये आपका F इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाता है? माइनस F एक्सटर्नल फोर्स। तो माइनस आएगा तो ये पलट जाएगा अंत का। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर cos θ2 माइनस cos θ1 है, या यहां पर माइनस लगा दीजिए, माइनस PE cos θ1 माइनस cos θ2। बात समझ रहे हैं? और यही जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि घुमाए हैं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल में सेव हो गई है, जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है उसी के बराबर सेव हो जाती है। कंफ्यूज ना होना। तो जो आप डायपोल घुमा रहे हैं उसमें एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो रहा है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम कर रहा है, आप घुमा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया? इलेक्ट्रिक फोर्स ने, इसका माइनस। तो यहां पर PE cos θ2 माइनस cos θ1 लिख सकते हैं, चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जो पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में, वो एक्सटर्नल वर्क जितना हमें करना पड़ता है उसी के बराबर सेव होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, थोड़ा एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, वो अगले स्लाइड में आपके लिए लेके आता हूं। हम लोग डायपोल के केस में, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जब डायपोल की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है, थीटा 90 डिग्री, तो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी 0। ये ध्यान रखिएगा आप, जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब रेफरेंस पॉइंट यानी कहां से कैलकुलेशन शुरू हुई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आज तक नहीं मालूम है, हमें डिफरेंस से मैटर करता है, और वही हम पता करते हैं। हमें ये जानने की क्या आवश्यकता है कि इस पूरी दुनिया में कितना पैसा है। इंपॉर्टेंट है कि हमारी जेब में कितना पैसा है, क्योंकि काम तो हम उसी से कर पाएंगे जो हमारी जेब में है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, कुछ मजेदार वाली बात करते हुए, कि पोटेंशियल एनर्जी आपका जो डिफरेंस है वो हमारे काम का है। कितनी है इसको जान के भी हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कितनी है इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मैटर करता है। और डिफरेंस की जब आप बात करेंगे तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो पहला पॉइंट को क्या माने हो, तो यहां पहला पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, इस ओरिएंटेशन को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं। ये ओरिएंटेशन कैसा है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसी फॉर्मूले में पीछे जो था, जो इलेक्ट्रिक डायपोल या हमने लिखा था ना, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन कर रहा है, तो बेटा यहां पर देखिए जो एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला था पीछे, वो यही तो था ना, PE cos θ1 माइनस cos θ2, और यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है सेव। यही फॉर्मूला आप यहां पर लगा रहे हैं। तो दिस इज cos θ1, दिस इज cos θ2। θ1 को ले लिया 90 डिग्री, और θ2 को ले लिया आपने थीटा। ये ले लीजिए, यहां पर वैल्यू थोड़ी गड़बड़ लिखी हुई दिख रही है। तो cos θ1 90 है और cos θ2 आपका थीटा है। तो θ1 से θ2 पे चार्ज चले गए हैं। ये θ1 की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 90 डिग्री, और ये cos θ2 थी, वैल्यू आ गई माइनस PE cos θ। यही पोटेंशियल एनर्जी आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की हो जाएगी। यानी पहला ओरिएंटेशन क्या था? 90 डिग्री पर कितना एंगल आपने घुमा दिया है, वही बात आपका काम बनेगा। तो कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे। एक स्लाइड ऐड कर देता हूं।
पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की, तो माइनस पी डॉट ई वेक्टर की भाषा, या आप लिख सकते हैं इसको पी ई कॉस थीटा। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चीज क्या होती है? W एक्सटर्नल के बराबर होती है। UP इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। जितना एक्सटर्नल वर्क डन आप करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। सिंपल सी बात। तो इस बात को पकड़ के रखें। और बाकी किसी θ1 से θ1 से θ2 ले जा रहे हैं तो कितना एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे? PE cos θ1 माइनस cos θ2। बात आप समझ पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं यहां पर एक न्यूमेरिकल। तो लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P दे रखा है, लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इतना। ठीक है, लाइंग अलोंग। अच्छा भाई, यानी E का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी हमारा माइनस Q से प्लस Q की बात करें, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इसी अलोंग है। तो θ1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाई 60 डिग्री। यहां पर θ2 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। हमें मालूम है कि एक्सटर्नल वर्क डन कितना होता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। P कितना हो गया है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 18। इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10 की पावर 4। cos θ1 का मतलब है cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। cos 0 होता है 1, 5 चौक 20, और ये चला गया 10 की पावर माइनस 14, 1 माइनस हाफ, ये आधा आ जाएगा, 10 बचेगा ये, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 13 जूल। और ये आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो W की वैल्यू, ये जूल आ चुका है, आप P को जूल में, ये आंसर खत्म कीजिए, ये आंसर आपका आ गया बड़े आराम से। इस तरह इसको नोट कर लीजिए, आगे की कहानी करते हैं, ये आप नोट कर पाए होंगे। अच्छा, अब आ जाता है 3 क्वेश्चन चैलेंज का वक्त। यानी जो आज लेक्चर आपने देखा है, आपको कितना समझ में आया है, मैं उसके लिए 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। आप उसको करें और कमेंट में उसके आंसर्स को पोस्ट करें। अगर वो क्वेश्चन करते वक्त आप कहीं पे फंस रहे हैं तो वीडियो को उस पॉइंट पर टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस पॉइंट पर जाकर आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे ये हो कि जो आपने घंटे भर का वक्त लगाया है उसका फायदा आपको मिले। केवल वीडियो देखना नहीं है, वीडियो समझ में भी आना है और साथ में नोट जरूर बनाएं। तो ये 3 क्वेश्चन चैलेंज आपके सामने है बेटा। पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, और फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 5 सेकंड का आपके पास वक्त है, इसको आप देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड में आपको देता हूं, उसमें आराम से पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। 5 सेकंड हो गए होंगे और आप इसका आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। ये सब आज की ही पढ़ाई पर बेस्ड है। आज की पढ़ाई अगर आपकी समझ में आई है तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। तो 5 सेकंड इसके भी हो गए होंगे। आते हैं, देखते हैं तीसरा फाइनल क्वेश्चन। ये फाइनल क्वेश्चन है, इसको भी आप करके बताइए। 5 सेकंड आपके सामने हैं, जो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, आपको नीट में अच्छी रैंक मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आप झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आपको वीडियो देखने के बाद आसान भाषा में समझ में आएगा और न्यूमेरिकल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पसंद आने पे अरविंद एकेडमी नीट चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका PDF लेने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका PDF मिल जाएगा। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक भी मैंने दे दिया है। जो जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें आपको लिंक मिलता जाएगा। एक ही जगह सारे वीडियोस रहेंगे, जो आपकी जरूरत है तुरंत क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।